हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म। दिस इज सौम्या यादव हियर। और आज का जो सेशन है वो एक स्टूडेंट थे जिनके कमेंट आया हुआ था, एक बार काफी बार आ चुका है उनका। तो उन्होंने बोला था कि मैम प्लीज आप प्रीवियस ईयर पेपर कराइए कॉमर्स के। तो ठीक है, तो आज जो है ये जो आपका सेशन है ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। 2019 का ये क्वेश्चन है, यहाँ पे पेपर है जो कि मैं आपको पार्ट वाइज कराऊंगी, ठीक है, नॉट इन अ सिंगल वीडियो। क्योंकि इसका रीजन सिर्फ यही है कि देखिए, आप लोग कितनी भी कोशिश कर लिए 3 घंटे 4 घंटा 1 घंटे की वीडियो देखने से उसमें से सिर्फ आप 10% ही जो है आपके माइंड में रहता है। मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को हमेशा शॉर्ट वीडियोस पढ़नी चाहिए। शॉर्ट वीडियोस के अंदर क्या आपको बेनिफिट देखने को मिलता है कि आप जो, अगर आप सपोज करिए आप अगर 10 क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो उसमें से 8 आपको कम से कम याद हो जाएंगे उसी टाइम पर। लेकिन अगर आप वही 10 क्वेश्चन की जगह 100 क्वेश्चन करते हो एक साथ में, मिनिमम आपको 20 से ज्यादा क्वेश्चन याद नहीं रहने वाले। तो इसीलिए कम पढ़िए पर उसको अच्छे से पढ़िए। कहते हैं ना कि जो छोटी छोटी चीजें होती हैं वो आप जल्दी से आपकी जो मेमोरी रिटेंशन का काम करता है। और वही अगर आप लॉन्ग लॉन्ग वीडियोस देखोगे ज्यादा लंबी लंबी, तो आपको उसमें से कुछ ज्यादा नहीं मिलेगा। ये आप आजमा के भी देख सकते हो। तो ये 2019 का प्रीवियस ईयर का पेपर है जो मैं आप लोगों के साथ सॉल्व करा रही हूँ। बाकी पार्ट वाइज वीडियोस में अपलोड कर दूंगी। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज अ पार्टनर ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म विल बी असिस्ट, ये आपका क्वेश्चन था। 2019 का ये पेपर है जो मैं करा रही हूँ, ठीक है। चलिए, इसका आंसर बता दीजिए क्या है। जैसे ही आपका प्रीवियस ईयर का मैं सॉल्व करा दूंगी, तो मैं कोशिश करूंगी कि मिक्स्ड एमसीक्यूज एक्सपेक्टेड आप लोगों के लिए लेकर आऊं, ठीक है। तो अभी जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग करिए, उसके साथ साथ आप लोगों को नई वीडियोस भी देखने को मिलेंगी जिसमें न्यू एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज भी रहेंगे। पेपर 1 के स्पेशल मॉक टेस्ट भी मैं अपलोड कर रही हूँ। आप लोगों को मटेरियल की कोई कमी हो नहीं रही है, जहां तक कि मैं कोशिश करती रहती हूँ कि आप लोगों को कुछ ना कुछ नया नया अपलोड करती रहूँ, ठीक है। तो आप लोगों के लिए बस हेल्पफुल होना चाहिए एग्जाम के लिए। तो चलिए बताइए, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज अ पार्टनर ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म विल बी असिस्ट एन इंडिविजुअल एचयूएफ फर्म बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल। देखिए, हिंदी में भी क्वेश्चन है, अब मैं हिंदी में भी लाने लग गई हूँ। क्योंकि एक स्टूडेंट का कमेंट था कि मैम प्लीज आप हिंदी में भी करो। देखिए, मेरे पास कोई टीम नहीं है, ना ही मेरे पास कोई हेल्प करने के लिए है, ठीक है। मैं खुद इंडिविजुअली सब कुछ प्रिपेयर करती हूँ, तो थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर थोड़ा टाइम लग जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो है वो आप लोगों के लिए यहाँ पर क्लासेस रेडी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अकेला मुझे बहुत सब कुछ करना पड़ता है। तो हिंदी वालों के लिए भी अब हिंदी में क्वेश्चंस अवेलेबल है। तो हिंदी में पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से किस श्रेणी के तहत एक साझेदारी फर्म के भागीदार का मूल्यांकन किया जाएगा? एक व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार, फर्म या फिर व्यक्तियों का समूह, ठीक है। तो देखिए, इसमें क्या बोला गया है कि अगर हम पार्टनरशिप के अंदर देखते हैं ना बेटा, तो इंडिविजुअलों की अगर हम बात करें तो हम उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। लेकिन अगर हम पार्टनरशिप में इकट्ठे लोग मिलकर काम करते हैं, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स को फर्म की यहाँ पर मूल्यांकन किया जाता है। पार्टनर्स को यहाँ पे एज अ फर्म जो है वो बोला जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, फर्म। एक इंडिविजुअल जब बोलते हैं बेटा, वैसे तो वो इंडिविजुअल पार्टनरशिप पार्टनर्स होते हैं अलग अलग। आप अगर एक पार्टनरशिप पे वहां 10 लोग काम कर रहे हैं, इंडिविजुअली तो वो अलग अलग है। लेकिन जब लोग एक साथ मिलकर काम किया जाता है तो उसको एज अ फर्म असेस किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 फैसिलिटेट्स एमलगेमेशन एब्जॉर्प्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द कंपनीज? कंपनी अधिनियम 2013 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा कंपनी के विलयन, समामेलन और पुनर्निर्माण को सुगम बनाती है? ऑप्शन आर 319, 320, 410 एंड 502। रटा हुआ क्वेश्चन है, इसमें कुछ समझने का नहीं है। जिससे सेक्शंस पढ़े होंगे वो यहाँ पे लगा देगा। कौन सा सेक्शन है कंपनीज एक्ट 2013 का जो एमलगेमेशन एब्जॉर्प्शन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज को फैसिलिटेट करता है? थोड़ा सा देखिएगा, अगर आपने याद भी किया होगा तो। नहीं भी किया होगा ना, तो 319 एक अलग ही अट्रैक्ट कर रहा है, पता नहीं क्यों। शायद मुझे आंसर पता था इसी वजह से हो सकता है, बट 319 इसका जो है वो, क्योंकि ये रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चंस, कई बार ये रिपीट हुआ है, ठीक है। तो 309 यानी 319 सेक्शन कंपनीज एक्ट 2013 का जो है वो फैसिलिटेट करता है एमलगेमेशन एब्जॉर्प्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज। अभी की अभी इसको लर्न कर लीजिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एडन रूल्स 1953 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, ये जो एडन रूल है ये आपका निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? टैक्स एग्जम्पशन, रेजिडेंशियल स्टेटस, डबल टैक्सेशन या फिर असेसमेंट ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटी? ऑप्शंस हिंदी में है कर छूट, आवासीय स्थिति, दोहरे कराधान से राहत या फिर कॉर्पोरेट इकाई का मूल्यांकन। देखो, एडन रूल जो है ना वो एक एडन है जो, अभी अगर मैं येमेन की बात करूं, येमेन कंट्री उसका पार्ट है एडन, ठीक है ना। ये आपको कहीं मिलेगा नहीं कि एडन क्या है, वहां से ये रूल बनकर आया हुआ है, ठीक है। ये एक अभी जो है नाउ इट्स अ पार्ट ऑफ अ येमेन। येमेन आपने सुना होगा, ठीक है ना।
तो वहां से ये बोला गया है। तो इसमें ये जो था, ये डबल टैक्सेशन रिलीफ के लिए ये रूल बनाया गया था। डबल टैक्सेशन रिलीफ का क्या होता है, देखो, अगर आप पूरा, या इसके लिए तो आपको पूरा एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा इनकम टैक्स का, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, देखो यहाँ पर सिंपल सा बता देती हूँ। कभी कभी क्या होता है कि इंडिया है, सपोज करिए, अगर वो कुछ ट्रांजेक्शन हो रहे हैं दूसरी कंट्री के साथ, तो उन लोगों को इंडिया में भी टैक्स देना पड़ता है और उन लोगों को दूसरी कंट्री में भी टैक्स देना पड़ता है। सपोज करिए एडन में भी टैक्स देना पड़ता है। तो उसके लिए एडन रूल बनाया था कि आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाएगा, कि आपको जो आप दोनों कंट्री में टैक्स दोगे तो बहुत घाटा या फिर आपको बहुत नुकसान वाली चीज है। उससे आपको बचाने के लिए एडन रूल 1953 यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया कि डबल टैक्सेशन क्या होता है। ये आपको पूरा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट वाज साइंड बाय द डेलीगेट्स फ्रॉम 44 नेशन विच लेड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द आईएमएफ। आईएमएफ की सीधे सीधे डेट पूछी गई है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में ब्रिटेन वुड्स समझौते पर 44 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप आईएमएफ की स्थापना की गई थी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो बता दो, ये तो बहुत इजी होना चाहिए आप लोगों को। डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, आशियन, सार्क, ठीक है, नाफ्ता, साफ्ता, सब रटे होने चाहिए। उनके ईयर्स, उनके हेडक्वार्टर्स मैचिंग में आते हैं, उनके मेंबर्स, ठीक है, सारे। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ना आए तो आप मुझे बता दीजिएगा, हर बार आता है। ये तो बहुत इजी था। ये तो आपने ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस, आपको पता होगा, एग्रीमेंट 1944 है, तो आईएमएफ भी 1944 है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको फिर भी अभी बता दिया है। देखिए प्लीज आप लोग लर्न करके जाइएगा सारे। डब्ल्यूटीओ हो गया आपका, वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, इनके फंक्शंस क्या है, इनके हेडक्वार्टर्स क्या है, इनके ईयर्स क्या है, इनके कितने मेंबर्स हैं, ठीक है, इनका काम क्या है, नाफ्ता, सार्क, सब पढ़ के आपको जाना है, ये नहीं छोड़ के जाना है बिल्कुल भी। चलिए बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रैंडम मेथड ऑफ सेलेक्टिंग द सैंपल फ्रॉम अ गिवन पॉपुलेशन। निम्नलिखित में से कौन सी किसी दी गई समष्टि से नमूनों के चयन की गैर, ये थोड़ा मुझे हिंदी में नहीं आ रहा बोलने, क्या लिखा हुआ है, यादृच्छिक विधि है, ठीक है, नॉन रैंडम। देखो रैंडम क्या होता है, जो आप रैंडमली सेलेक्ट कर लेते हो किसी को भी, उसमें आप सोचते नहीं हो। 10 बच्चे खड़े हुए, आप किसी को भी स्टैंड अप करके ब्लैक बोर्ड पे क्वेश्चन करा सकते हो, ठीक है। लेकिन नॉन रैंडम क्या होता है, उसके अंदर आप दिमाग, लॉजिकल थिंकिंग लगा के ग्रुप्स बनाते हो, जो भी है, ठीक है, वो नॉन रैंडम होता है। तो आपको याद होना चाहिए कि जो रैंडम सैम्पलिंग है वो कितने टाइप्स के हैं और नॉन रैंडम कौन सा है। तो देखिए स्ट्रेटिफाइड जो है वो रैंडम सैम्पलिंग है, सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग है, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग जो है वो रैंडम है, कोटा सैम्पलिंग जो होती है ना वो आपकी नॉन रैंडम मेथड होती है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट आपको बताना है, देखो स्टेप्स सबके लर्न करके जाइएगा, क्योंकि जो है स्टेप्स के क्वेश्चन आजकल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। और स्टेप्स क्या हो रहे हैं, एक तो एलएलपी लिमिटेड वाला लर्न करके जाइएगा, ठीक है ना। स्टेप्स के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, इनकम टैक्स से रिलेटेड जितने भी स्टेप्स होते हैं, जैसे आपके कैलकुलेट करना होता है ना आपको म्यूनिसिपल टैक्स, और जो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के जो कैलकुलेशन के स्टेप्स होते हैं वो आप लर्न करके जाइएगा, ठीक है। वहां से बहुत बार क्वेश्चन आता हुआ है। रिटर्न फाइल करने का, लिमिटेड लाइबिलिटी के अंदर किस तरीके से होता है, कंपनी बनती है तो किस तरीके से बनती है, पहले कंपनी का फॉर्मेशन होता है, कमेंसमेंट होता है, क्या होता है, वो स्टेप्स लर्न करके जाइएगा। चलिए बताइए, अरेंज द स्टेप्स टू ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न इन द करेक्ट सीक्वेंस। सबसे पहले है आपका आयकर रिटर्न की ई फाइलिंग के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना। ऑप्शंस आर रजिस्टर्ड योरसेल्फ, वेरीफाई आईटीआर, सेलेक्ट द रिक्वाइजिट्स फॉर्म, फिल फॉर्म एंड अपलोड, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले क्या आएगा। अच्छा एक चीज मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है, ये याद रख लेना। सबसे पहले पंजीकृत होता है। अच्छा आप एक बात बताइए, कोई भी आप ऐप खोलते हो, कोई भी ऐप लगा लो, जियो हॉटस्टार लगा लो, एनीथिंग, इनकम टैक्स छोड़ देते हैं, कोई भी ऐप लेते हैं, सबसे पहले आपका नाम, आपका फोन नंबर, आपका ईमेल, आपकी एज, आपको रजिस्टर करना पड़ता है, ये याद रखिएगा। रजिस्टर के बाद आप क्या करते हो, लॉग इन करते हो, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप आपका रजिस्टर का होता है। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, फॉर्म सिलेक्ट करते हो। बेटा अभी तो आपको देखना है ना इनकम टैक्स रिटर्न के लिए कौन सा आईटीआर फिल करना पड़ता है, 1 2 3 4 आईटीआर कौन सा फिल करोगे आप, ठीक है, तो वो चूज करेंगे। फॉर्म फिल सेलेक्ट कर लिया, अब उसको फिल कर लीजिए, फॉर्म फिल फिल करके अपलोड कर दीजिए। लास्ट का काम होता है सबसे लास्ट में वेरीफाई करना। तो 1 4 2 3, यानी अगर मैं ऑप्शंस के साथ जाऊं तो ए, सी, डी और बी, ए सी डी भी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए सी डी बी यानी ऑप्शन नंबर 1 बेटा यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर हम लॉगिन करते हैं, लॉगिन का ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ है, फिर लॉगिन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं मैम, उसके बाद हम लोग यहाँ पर
सेलेक्ट करते हैं फॉर्म कौन सा लेना है, कौन सा फिल करना है, उसको फिल करते हैं, अपलोड करते हैं, फिर उसको वेरीफाई करते हैं। सो ACDB इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। इसे बीच में कुछ और भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं ये 4 ही हो, ठीक है। इसके बीच में आपको लॉगिन का ऑप्शन दे सकते हैं, डेटा कलेक्टिंग का भी दे सकते हैं, एक दो चीजें और देते हैं उसके अंदर, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग और ascertaining द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। निम्नलिखित में से कौन सी क्रय प्रतिफल की राशि की गणना या निर्धारण के लिए एक विधि नहीं है। और ऑप्शन आर नेट पेमेंट मेथड, नेट एसेट मेथड, ग्रॉस रिसिप्ट मेथड या फिर शेयर एक्सचेंज मेथड। तो नेट परचेज कंसिडरेशन का कौन सा मेथड नहीं है। तो मेथड में हम बता देते हैं, पेमेंट मेथड भी होता है, एसेट मेथड भी होता है, शेयर एक्सचेंज जिसे स्वैपिंग मेथड भी कहते हैं, और ग्रॉस रिसिप्ट मेथड जैसा मैम कुछ भी नहीं होता परचेज कंसिडरेशन में। ग्रॉस रिसिप्ट मेथड ग्रॉस जैसा कुछ नहीं है। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें कुछ समझाने का नहीं था, ये आपको लर्न होने चाहिए टाइप्स मेथड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, in the recent years the major gain in the logistical efficiency have come from which one of the following। हाल के वर्षों में लॉजिस्टिक दक्षता में प्रमुख लाभ निम्नलिखित में से किस कारण से हुए हैं, ठीक है। एडवांस इन IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिडक्शन इन पेट्रोलियम प्राइसेस, फास्ट ऑर्डर प्रोसेसिंग, या फिर इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स, ठीक है। तो अगर अच्छा ये बताइए लॉजिकल एफिशिएंसी का क्या मतलब बोला गया है, मैं हिंदी में बता देती हूँ। यानी जो आप बिजनेस ऑपरेशन बेटा करते हो, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग करते हैं ना आप लोग, ये सब जो कंपनीज होती हैं करते हैं ना, तो उनको किस तरीके से और भी बेटर बनाया जा सकता है, तो उनमें से ये बताना है कौन सा कारण है। पेट्रोल प्राइसेस से लॉजिस्टिकली का क्या मतलब है, ये तो पेट्रोल प्राइस कम हो जाएंगे, उससे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, सबसे जो मेन रीजन होता है वो एडवांसेस इन IT। अब मैं IT की वजह से कैसे फर्क पड़ सकता है, देखो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आएगी तो अब एक बात बताइए, इंटरनेट, जीपीएस, जीपीएस से देखते हैं ना, ट्रैक करते हैं लोकेशन, हमारी डिलीवरी पहुंची कि नहीं पहुंची, कहाँ पर है, सारी चीजें आप देख सकते हो, ठीक है ना। रोबोटिक्स, आपको पता है अमेजोन जो है वो एक रोबोट यूज करता है, आई थिंक कावी केवी ऐसे कुछ करके एक रोबोट है, मुझे याद नहीं है, एक मिनट मुझे सर्च करने दो, नाम तो अच्छा होना चाहिए, मुझे उससे इतना पता है कि जो है वो यूज होता है वहां पर, अमेजोन रोबोट्स यूज करते हैं अमेजोन, ठीक है। ये बहुत पुरानी चीज हो गई है, मुझे नहीं पता आप लोगों को पता है या नहीं पता है। कीवा, कीवा कीवा सॉरी कीवा, मुझे नाम नहीं आता। कीवा सिस्टम जो था उसमें डिजाइन होता था, इससे क्या होता था, बड़ी जल्दी जल्दी पैकिंग, पिकिंग, उठाना, पैक करना सामान को, वो रोबोट्स बहुत जल्दी, सिस्टम सिस्टम कह सकते हैं, रोबोट्स कह सकते हैं, वो काम बड़ी जल्दी जल्दी करते हैं। तो उससे टाइम बचता है, लेबर लेबर बचता है, आपका लेबर के प्राइसेस बचते हैं, तो यानी फास्ट चीजें हो गई हैं। तो IT की वजह से कितना कुछ जो है वो यहाँ पर आप बेटर कर सकते हो अपने लॉजिस्टिकली, ठीक है, एफिशिएंट बना सकते हो, इसलिए ऑप्शन नंबर A यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द स्टेटमेंट रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द कंपनी। एक कंपनी की रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट बताया गया है, यहाँ पे बताना है आपको। एक कंपनी के आवासीय दर्ज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब मुझे और छोटा करना पड़ेगा इसको, नहीं तो ये विजिबल नहीं होगा, मैं इसमें एक मिनट में कोशिश करती हूँ उसको और छोटा करने की। अब अगर और छोटा कर दिया तो फिर आप लोगों को शायद ना दिखे। एक काम करते हैं, मैं ऑप्शंस आप लोगों को दिखा दूंगी, ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं। चलो, इससे से बोला है विच ऑफ द अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन बताना है। चलिए सबसे पहले आप ऑप्शंस देख लो, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। पहला ऑप्शन है, अ कंपनी कैन बी क्लासिफाइड एज अ नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, या फिर अ कंपनी कैन नेवर बी क्लासिफाइड एज अ नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, या फिर अ कंपनी कैन बी क्लासिफाइड एज अ नॉट ordinarily resident with the permission of Ministry of Finance. And the last option is, a company can be classified as not ordinarily resident with the permission from Ministry of Commerce। देखो मैं एक चीज बताती हूँ यहाँ पे, नहीं तो ये आप लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा क्वेश्चन। देखो एक कंपनी है ना, याद रखना हमेशा, एक कंपनी है, सपोज करिए कोई कंपनी है, वो दो ही चीज हो सकती है बेटा, या तो वो रेजिडेंट होगी या तो वो नॉन रेजिडेंट होगी, इसके अलावा वो कुछ नहीं हो सकती।
या तो वो आर होगी या तो वो एनआर होगी। या तो कंपनी कैन बी रेजिडेंट, जो आपके बेसिक रूल्स एडिशनल रूल्स है, इंडिया में 182 दिन तक रहेंगे प्रीवियस ईयर और ये सब, ठीक है। या फिर वो रहेगी आपकी नॉन रेजिडेंट। इन दोनों के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। कंपनी कैन बी रेजिडेंट, कंपनी कैन बी नॉन रेजिडेंट। तो यानी इसमें बोला है कौन सा करेक्ट है। जैसे बोला है कंपनी कैन बी क्लासिफाइड एज अ नॉन, अभी मैंने आपको बोला नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। वैसे तो तीन फीचर्स होते हैं ना, रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और आपका एनआर यानी नॉन रेजिडेंट, तीन होते हैं वैसे आपने पढ़े होंगे इनकम टैक्स में। लेकिन कंपनी तो सिर्फ दो ही हो सकती है, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। तो ये तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया। इसने बोला है कि कंपनी जो है वो नॉन ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हो सकती है, पर ये तो नहीं, मैंने आपको क्या बोला, दो ही हो सकती है, ठीक है। फिर बोला है कंपनी कैन नेवर बी क्लासिफाइड एज अ नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, ये करेक्शन हो जाएगा, करेक्ट। इसमें करेक्ट पूछा है। अब कंपनी जो है वो बेटा कभी भी नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट नहीं होगी, याद रखिएगा। कंपनी या तो रेजिडेंट होगी या तो कंपनी नॉन रेजिडेंट होगी, इसके अलावा कंपनी कुछ नहीं हो सकती। इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बाकी ऑप्शन आपको पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। कंपनी या तो रेजिडेंट होगी या तो कंपनी सिर्फ नॉन रेजिडेंट होगी, इसके अलावा कंपनी कुछ नहीं हो सकती। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अ कंपनी कैन नेवर बी क्लासिफाइड एज अ नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या बोला था इसमें और पढ़ लेते हैं चलो, कि अ कंपनी कैन बी क्लासिफाइड एज अ नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट विद अ परमिशन। अरे किसी की भी परमिशन मिल जाए पर वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के अंदर नहीं आ सकती, ठीक है। चाहे मिनिस्ट्री से लेकर आओ चाहे मत लेकर आओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मैच करना है। ये कमेटी है, कमेटी से क्वेश्चन या तो मैच में आएगा आपका बेटा, ठीक है, या तो फिर आपका सिंगल क्वेश्चन सिंगल लाइन से पूछ लेंगे कमेटी। बताइए, ये कमेटी से क्वेश्चन है और आपको लर्न करना, आप गूगल करना, वहां पे आप लिखना बैंकिंग कमेटी, तो पूरा चार्ट आ जाएगा, उसको याद कर लीजिएगा ढंग से, ठीक है। मैंने भी वही से किया था। आप डाल दीजिएगा कि या तो फिर आप यूपीएससी करके भी डाल देना, यूपीएससी बैंकिंग कमेटी या फिर बैंकिंग कमेटी चार्ट, तो पूरी लिस्ट आ जाएगी, कम से कम उसमें बहुत सारे होंगे, आप लर्न कर लेना वहां से। वाई वाई रेड्डी कमेटी, राशिद जिलानी कमेटी, एस एम केलकर कमेटी या फिर टीवी वेस्ट कमेटी। तो इसके अंदर देखो, सबसे पहले बताती हूँ कि आपकी जो वाई वाई रेड्डी कमेटी है बेटा, वो इंटरेस्ट रेट ऑन स्मॉल सेविंग्स के बारे में बात करती है। राशिद जिलानी कमेटी आपकी कैश क्रेडिट सिस्टम के बारे में बात करती है। एस एम केलकर कमेटी आपकी आरआरबी के बारे में बात करती है। और टीवी वेस्ट कमेटी आपकी वर्किंग कैपिटल लेंडिंग नॉर्म्स के बारे में बात करती है। ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का थर्ड, ठीक है। ये समझाने का कुछ नहीं था, जिसने पढ़ा होगा वो लगा देगा, कमेटी से क्वेश्चन था डायरेक्टली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आपके मोड ऑफ कम्युनिकेशन दिए हो, ये मार्केटिंग का क्वेश्चन है, पेपर वन का नहीं है, याद रखिएगा। मैंने कहा ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर पेपर आपका है, तो इसमें फिर कॉमर्स के क्वेश्चन होंगे। ये आपका मार्केटिंग से क्वेश्चन है। मोड ऑफ कम्युनिकेशन दिया हुआ है आपका, एडवर्टीजमेंट है, ब्लॉग है, सेल्स है, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग है, पर्सनल सेलिंग है, बताइए। तो देखो मैं सिंपल से बताती हूँ आपको, एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन, ब्रोशर्स और पुस्तिकाएं, जब भी हम कोई भी एडवर्टीजमेंट देते हैं ना, तो वो हमेशा ब्रोशर्स में होते हैं। ब्रोशर्स यानी एक किताब टाइप की होती है, उसके अंदर सारी चीजें रहती हैं, ठीक है, बुकलेट्स के फॉर्म में दी जाती है। सेल्स प्रमोशन की बात करें, अगर आप अपनी सेल्स प्रमोट करना चाहते हो ना, तो उसके लिए आपको कॉन्टेस्ट वगैरह करने पड़ते हैं। आपने देखा होगा ना, मॉल वगैरह में आप जाते हो तो कॉन्टेस्ट होता है, जो जीतेगा उसको गोवा का ट्रिप मिलेगा। कभी किसी को मिला है क्या गोवा का ट्रिप? तो गोवा का ट्रिप मिलेगा, फलाना मिलेगा, ढिमकाना मिलेगा, पता नहीं सच है कि नहीं है, ये तो पता नहीं होता भी है या नहीं होता, किसी को मिला हो, ठीक है ना। तो बहुत सारे कॉन्टेस्ट करते हैं यार, ये जीतोगे ना तो आपको इस चीज पे डिस्काउंट मिल जाएगा, अगर आपने ये कॉम्पिटिशन जीता। अच्छा, वो सारी चीजें आपने देखी होंगी ना, कि वो बहुत सारे टेडी बियर वगैरह रहते हैं, बहुत सारे पैकेट्स रहते हैं चिप्स के या फिर ऐसा। तो फिर वो आपको जो है वो बांध देते हैं और आपको जितना उठाना एक बार में उठा लीजिए। कॉन्टेस्ट ही वगैरह तो होते हैं जो आपको जीतने पड़ते हैं, तो वो चीज़ है, इस तरीके की चीज़ें सेल्स प्रमोशन के लिए की जाती है। फिर वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग, मुंह से बोलकर मार्केटिंग करना है, तो सबसे इजी है ब्लॉगिंग, आजकल चल रहा है, ठीक है। फिर पर्सनल सेलिंग, देखो बेटा पर्सनल सेलिंग से होती है वो सेल्स मीटिंग होती है, जो आपके डोर टू डोर आकर जो सेल्समैन सेल करते हैं, फेस टू फेस जो बात करते हैं उसको बोलते हैं पर्सनल सेलिंग यानी सेल्स मीटिंग। सो ए का सेकंड है, बी का फोर्थ है, सी का फर्स्ट है और डी का आपका क्या होने वाला है, थर्ड। चलिए नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ये आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन दिया हुआ है। कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू है? देखो मैं हिंदी में होगा ना, मैंने बनाया तो था। ये इंग्लिश वाले हैं और ये हिंदी वाले हैं, नहीं हिंदी, सॉरी सॉरी, इस क्वेश्चन का हिंदी स्किप हो गया लगता है। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब जो है वो आप पढ़ लीजिए।
मैंने ध्यान नहीं दिया, वैसे मैंने ऐड तो किया था, शायद नहीं आया होगा। चलिए, सबसे पहले बोला है कि कोई भी सिंपल फॉर्म जो है मोनोपोली में, क्या वो हमेशा से सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है? बिल्कुल भी नहीं मैम। मोनोपोली जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट भी कमाती है, लॉस भी कमाती है, और ठीक है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी कमाती है। तीनों चीजें, सिर्फ अकेला सुपर नॉर्मल प्रॉफिट थोड़ी ना कमाती है। शॉर्ट रन के अंदर मोनोपोली बेटा, जब आपका एवरेज रेवेन्यू, जब आपके एवरेज कॉस्ट के से बड़ा होता है, एवरेज रेवेन्यू जब आपके एवरेज कॉस्ट से बेटा बड़ा होता है, तो वो क्या करती है, आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है। लेकिन वही जब आपका एवरेज रेवेन्यू बराबर होता है इसके, तो वो नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है, ठीक है, बराबर होता है इसी के। वही अगर कॉस्ट बेटा ग्रेटर होती है, कॉस्ट अगर बड़ी हो जाए तो लॉस में आ जाती है। तो ये किसने कहते हैं कि ये साली सुपर प्रॉफिट ही कमाती है शॉर्ट रन में, तो ये तीनों चीजें कमाती है। सो स्टेटमेंट गलत हो गया ये यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट रॉन्ग हो गया, हमें ट्रू बताना है। स्वीजी किंग डिमांड कर्व मॉडल इज अ बेस्ट नोन मॉडल एक्सप्लेनिंग द रिलेटिवली मोर सेटिस्फैक्टरी बिहेवियर ऑफ ओलिगोपोली फॉर्म फॉर प्राइस रिजिडिटी। देखो प्राइस रिजिडिटी की बात आ गई है, तो बिल्कुल स्वीजी किंग डिमांड कर्व बताता है, करेक्ट है, ठीक है ना। इसमें यही तो बताया जाता है ना इस किंग डिमांड कर्व में, कि जब आप बेटा एक कोई जो है वो प्राइस बढ़ा देता है अपने प्रोडक्ट का, तो दूसरा नहीं बढ़ाएगा कॉम्पिटिटर। लेकिन अगर वही आपने कम कर दिया ना, तो फटक से देख के कॉपी कर लेगा आपको, यही चीज उसमें बोली गई। अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म इज प्राइस टेकर। बिल्कुल, जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म है वो प्राइस टेकर होती है, जो उनको प्राइस दिया जाएगा मार्केट के अकॉर्डिंग वही वो उसी सामान में बेचते हैं। अगर 10 रुपए की डेयरी मिल्क है तो 10 में ही बेचेंगे, उनके पास कोई राइट नहीं होता कि वो 10 की 15 कर दें। फिर है फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट, ये भी गलत है भाई, ये भी तो तीनों ही कमाती है, नॉर्मल, सुपर नॉर्मल, लॉस, ये भी गलत है, ठीक है। सो यू विल गो फॉर बी और सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बी और सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है, स्टेटमेंट दिया हुआ है तो कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ये वाला हिंदी में है। ऑन एवरी पॉइंट ऑन अ सिंगल लाइन डिमांड कर्व द पॉइंट इलास्टिसिटीज आर इक्वल। सीधी रेखा वाले मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर बिंदु लोड सभी समान होती है। सेकंड, ऑन एवरी पॉइंट ऑन द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप डिमांड कर्व द पॉइंट इलास्टिसिटी आर नॉट इक्वल, यानी आयतकार अति परवलय के आकार वाले वक्र के प्रत्येक बिंदु पर बिंदु लोचन समान नहीं होता है। देखो हिंदी में तो आप लोग पढ़ लिया करो थोड़ा सा, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे बताती हूँ, दोनों स्टेटमेंट गलत है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। अब रॉन्ग कैसे है ये समझ लेते हैं, उल्टा कर दिया है वो समझ लेना। देखो इसमें बोला, जब आप स्ट्रेट लाइन बनाते हो ना, स्ट्रेट लाइन, दिस इज द स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पर क्या पॉइंट इलास्टिसिटी इक्वल होती है? कैसे इक्वल होती है? आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नहीं पढ़ा? सबसे पहले ईडी क्या होता है? इनफाइनाइट, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक। फिर आपका ईडी ग्रेटर देन 1 होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होता है। फिर इक्वल 1 होता है, फिर स्मॉलर देन 1 होता है। तो ये तो चेंज हो रहे हैं, इससे तो बोला इक्वल है, तो रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब वही दूसरा क्या बोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में इक्वल नहीं होते। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में बेटा इक्वल ही होते हैं। कैसे होते हैं मैम, अभी डायग्राम बना लेते हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस तरीके का बनता है, उल्टा सी। जब आप इसका कोई भी ट्राइंगल बनाओ, यहाँ से बनाओ, यहाँ से बनाओ, इनका एरिया बराबर होता है, इनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है, इसीलिए यहाँ पर पॉइंट इलास्टिसिटी इक्वल होती है। दोनों उल्टा लिख दिया गया है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट गलत है। भाई स्ट्रेट लाइन पे तो आप लोग पढ़ते नहीं हो, ईडी 1 ईडी ग्रेटर देन 1, तो इक्वल कैसे हुआ, तो चेंज हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट अबाउट टीडीएस सर्टिफिकेट के बारे में बताना है आपको, कौन सा स्टेटमेंट सही है, याद करके जाइए कि 16 A B C तक, ठीक है। यहाँ इंग्लिश में है और ये हिंदी में है, ठीक है। चलिए, तो देखो यहाँ पर कौन कौन से सही है देख लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें, 16 जो होता है ना वो सैलरी के लिए होता है, नॉन सैलरी के लिए नहीं होता, इसीलिए गलत हो गया। 16A इनकम अदर देन सोर्सेज के लिए होता है, यहाँ नॉन सैलरी दिया हुआ है, ये गलत है, मतलब उल्टा हो गया है। 16 जो है वो आपका सैलरी के लिए है, और 16A जो है वो आपका नॉन सैलरी के लिए है, ये भी गलत है। 16B जो होता है वो टीडीएस ऑन सेल प्रॉपर्टी पेमेंट होता है, करेक्ट है, और 16C जो होता है वो रेंट के लिए होता है। इसलिए सी और डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसको लर्न कर लीजिएगा सारे फॉर्म्स को, ठीक है। ज्यादा नहीं है, 16A 16B C तक ही होगा, ज्यादा नहीं है उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर नॉट केपेबल ऑफ एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट? ज्योमेट्रिक मीन, मीडियन, अर्थमेटिक मीन, मोड और हार्मोनिक मीन। हिंदी में भी देख लीजिए,
केंद्रीय प्रवृत्ति के निम्नलिखित मापकों में से कौन सा बीजगणितीय उपचार में सक्षम नहीं है? ऑप्शंस दिए हुए। चलिए, तो इससे तो बहुत इजी आंसर था। ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन सब एक मीन ही है। बाकी जो आपको दिख रहा है वो आपका मीडियन है और मोड है, जो कि एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी और डी आपका सी सही हो जाएगा। यही तो अलग है, बाकी तो देखो तीनों सेम ही है, मीन मीन मीन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है इसके अंदर फॉल्स है। ठीक है। व्हेन द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट इज 1 द टू रिग्रेशन लाइन कोइंसाइड। चलिए बाद में पढ़ते हैं, जब आंसर्स कराएंगे आप हिंदी में देखते हैं। अगर मैं फास्ट वीडियो हो तो उसको पॉज कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना? फिर आप सोच समझ के आंसर दीजिएगा। कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? तो सबसे पहले बात करते हैं, जब वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट 1 होता है तो टू रिग्रेशन लाइन कोइंसाइड मतलब सेम होती है। बिल्कुल करेक्ट होती है बेटा। जब आप बनाओगे ना इस तरीके से, तो सारा जो डेटा है ना वो इस लाइन पर ही आएगा, ठीक है? इसी लाइन पर जो है वो आपको डेटा वगैरह जो भी आएगा वो देखने को मिलेगा। इसलिए ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। द रिग्रेशन ऑफ कोएफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ ओरिजिन एंड ऑफ स्केल। नहीं, सिर्फ ओरिजिन होता है, स्केल नहीं होता, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। और हमसे क्या पूछा गया था मैम? हमसे फॉल्स पूछा गया था, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बस हो गया आंसर। चलो फिर भी आगे सब चीज देख लेते हैं। अब पूछा गया है द साइन ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज ऑलवेज द सेम। बिल्कुल करेक्ट है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट का साइन सेम रहता है। और द स्क्वायर ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ आर। क्या बोलते हैं हम लोग? आर का मतलब कोरिलेशन और आर स्क्वायर का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो यही बोला गया हुआ है कि कोएफिशिएंट के स्क्वायर को कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बोला जाता है। बिल्कुल, आर का मतलब होता है कोएफिशिएंट और इसका जो स्क्वायर होता है उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ये भी करेक्ट है। तो हमें फॉल्स बताना था, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है वो ओरिजिन का इंडिपेंडेंट होता है, स्केल का नहीं होता। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द पिलर्स ऑफ बेसिल सेकंड अकॉर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा बेसिल सेकंड समझौते के तीन स्तंभों में से नहीं है? मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस, मार्केट डिसिप्लिन और फिर लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। देखिए, पिलर बेसिल 2 है। बेसिल 2 के सिर्फ 3 होते हैं, ठीक है? समझिए पिलर्स। सबसे पहला होता है बेटा मिनिमल कैपिटल रिक्वायरमेंट, दूसरा होता है सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस, तीसरा होता है मार्केट डिसिप्लिन। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो जैसा नहीं होता इसके अंदर, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड क्योंकि नहीं पूछा गया है, इसलिए आपका कैपिटल सॉरी लिक्विडिटी कवरेज रेशियो इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका पिलर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग assumptions द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर और कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच इज नॉट बेस्ड? बताइए। कार्डिनल यूटिलिटी का assumptions में से क्वेश्चन है, कौन सा नहीं है? कंज्यूमर इज रेशनल, बिल्कुल कंज्यूमर तो समझदार होता है, ये तो है मैम। लिमिटेड मनी होती है, हाँ लिमिटेड मनी होती है, बिल्कुल करेक्ट है। टोटल सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं सब कुछ, तो टोटल सेटिस्फेक्शन के लिए किया जाता है, ये भी करेक्ट है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यही गलत है। ये वाला assumption रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है बेटा? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी नहीं होगा, कार्डिनल के अंदर डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है। क्या होता है मैम? सब्स्टिट्यूशन। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब ये होता है कि जितना जितना हम ज्यादा कंज्यूम करते जाएंगे पिज्जा, उतना हमारा सेटिस्फेक्शन कम होता जाएगा। एक पिज्जा खाओगे ज्यादा अच्छा लगेगा, दूसरा खाओगे तो भी ठीक लगेगा, चौथे पांचवे तक तो उल्टी आने लगेगी आपको पिज्जा से। वो चीज बोलता है। लेकिन कार्डिनल के अंदर होता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी एक प्रोडक्ट ज्यादा लेने के लिए दूसरे प्रोडक्ट का सेक्रीफाइस करना। अगर मुझे ज्यादा ऑरेंज पसंद है तो मैं, मेरे पास जो बनाना होगा, मैं एक बनाना दे के एक एक्स्ट्रा या दो बनाना का सेक्रीफाइस करके एक एक्स्ट्रा ऑरेंज ले सकती हूँ, ठीक है? तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इसका अजम्पशन नहीं है, और मैंने रीजन भी आपको बता दिया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रू अबाउट कंडीशंस अकॉर्डिंग टू द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, निम्न में से कौन सा विक्रय वस्तु अधिनियम के अनुसार कंडीशंस के बारे में सत्य है? टाइटल, डिस्क्रिप्शन, क्वाइट पोजेशन या फिर आपका एनकम्प्रेसेस। देखो मैं सिंपल सा बता देती हूँ, आपका ऑप्शन नंबर ए और बी करेक्ट हो जाएगा। सेल्स ऑफ गुड्स के अंदर टाइटल, डिस्क्रिप्शन, सैंपल, मर्केंटेबिलिटी ये सारी चीजें आती हैं। कंडीशंस याद करना डिफिकल्ट हो जाएगा, उसमें 10 से 12 है। वारंटी याद करिए, इम्प्लाइड वारंटी में सिर्फ दो चीजें आती है, क्वाइट पोजेशन और एनकम्प्रेंसेस। वारंटी याद रहेगी, अपने आप कंडीशन टिक लगा दोगे। कंडीशंस जो है वो 10 से 12 है, शायद लर्न करने में छूट सकता है, लेकिन जो आपकी इम्प्लाइड वारंटीज हैं ये आपकी इम्प्लॉयड वारंटीज हैं ये दोनों। तो इम्प्लॉयड वारंटी सिर्फ दो ही दी हुई है, क्वाइट पोजेशन और एनकम्प्रेंसेस। इनको याद कर लोगे तो कंडीशंस याद हो जाएंगी, ठीक है। तो जो आपके कंडीशंस रहने वाली है वो आपका टाइटल और डिस्क्रिप्शन रहेगा। जो आप प्रोडक्ट बेटा बेच रहे हो वो आपका ही होना चाहिए। दूसरा जो डिस्क्रिप्शन अगर आपने दिया है प्योर कॉटन, तो प्योर कॉटन का ही कपड़ा होना चाहिए, ठीक है, ए और बी। चलिए फिर से सीक्वेंसिंग का क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द इवेंट विच जनरली हैपन इन द लाइफ ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ठीक है, ऑप्शंस दिए हुए, निम्न घटनाएं आमतौर पर एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के जीवन में होती हैं, वो बताना है। सीक्वेंस में लगाना है, लगा दीजिए। देखो सबसे पहले प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है, शुरू में सबसे खर्चा जो होगा आपका। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करोगे फॉर्म का, फॉर्म इनकॉर्पोरेशन होगा। फिर उसके बाद आप करोगे इक्विटी शेयर्स, मतलब प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी यानी कैपिटल रेज करोगे। फिर लास्ट में आप करते हो पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर्स। तो 4213 लगा दीजिए। सी बी, सी बी डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 4213 याद रखिएगा। स्टेप्स मैंने कहा था, स्टेप्स बहुत आते हैं, देखो इसी में से दो क्वेश्चन स्टेप्स में आ गए अभी तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इंडेमिनिटी होल्डर इज नॉट एंटाइटल्ड टू। ठीक है, इंडेमिनिटी होल्डर मानी, इंडेमिनिटी का सिंपल सा मतलब होता है कि अगर आपने किसी का कुछ नुकसान हो गया आपकी वजह से, आपको उसको कंपनसेशन देना है, ठीक है। हिंदी में भी देख लीजिए, क्षतिपूर्ति धारक किसका हकदार नहीं है, तो किस चीज का हकदार नहीं है वो? चलिए तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है। ऑल डैमेजेस विच ही मे बी कंपेल्ड टू पे इन एनी सू इन द रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर टू विच द प्रोमिसेस अप्लाइज। बिल्कुल देखो सारे डैमेजेस लेगा वो, कोई भी मैटर से अगर वो केस फाइल कर रहा है उससे रिलेटेड खर्चा है। ऑल द कॉस्ट दैट ही मे बी कंपेल्ड टू बियर इन डिफेंड करने के लिए, अगर कोई कंप्लेंट है उसको डिफेंड करने में जो खर्चा आ रहा है उसका, बिल्कुल करेक्ट है ये भी। नॉट पूछा है बेटा, ठीक है। ऑल द सम्स दैट ही मे हैव पेन अंडर द टर्म्स ऑफ एनी कॉम्प्रोमाइज ऑफ सच ड्यू, ठीक है, वो भी ठीक है। डैमेजेस फॉर लाइबिलिटी इनकर्ड विच इज नॉट एब्सोल्यूट, देखो यहाँ पे गलत हो गया, विच इज एब्सोल्यूट होना चाहिए, टोटल, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे नॉट नहीं लगा होता तो ये भी करेक्ट होता। डैमेजेस आपको मिलेंगे लाइबिलिटी के लिए, विच इज नॉट नहीं, विच इज एब्सोल्यूट, यानी जो चीज एक्चुअल डैमेज है उसका ही होना चाहिए। ये नहीं कि हो जाएगा, कॉन्टीजेंसी वाला खेल नहीं होना चाहिए यहाँ पे। कॉन्टीजेंसी लाइबिलिटी का मतलब कि आगे चल के हो जाए, आगे चलने वाला नहीं, अभी जो है उसका खर्चा दो, कंपनसेशन दो। अभी जो नुकसान हुआ है, एक्चुअल जो नुकसान हुआ है ना भाई, उसका आपको डैमेजेस क्लेम करना है, आगे हो जाएगा उसका नहीं करना। इसीलिए यहाँ पर डैमेजेस फॉर लाइबिलिटी इनकर्ड विच इज नॉट एब्सोल्यूट नहीं, विच इज एब्सोल्यूट। तो नॉट लगा दिया गया है, ये गलत हो गया है यहाँ पर, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन लगाइए यहाँ पे। उस दायित्व के लिए क्षतिपूर्ति जो उत्पन्न हुई है लेकिन वो निरपेक्ष ना हो, निरपेक्ष हो, ठीक है, ना हो का नहीं होता, टोटल होना चाहिए। कॉन्टीजेंसी नहीं होनी चाहिए कि आगे होगा, अभी जो एक्चुअल डैमेज है वो कवर करो भाई फटाफट, ठीक है, आगे हो जाएगा वो वाली कॉन्टीजेंसीज पे नहीं आना है। इसे अगर यहाँ नॉट नहीं होता तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट होता, एब्सोल्यूट तो हमें लेना ही है ना, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यही तक था। अगर जेनुइनली आपको स्टाइल ऑफ टीचिंग कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट में जरूर शेयर करिएगा। और तब तक आपसे नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।